हेलो फ्रेंड्स, ऑल ऑफ़ यू वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल पीसीबी स्टार। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे रसायन विज्ञान के बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है तो उसका अणुभार क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि अणुभार बराबर होता है, किसी भी अणु परमाणु गैस के लिए अणुभार बराबर होता है 2 गुणे वाष्प घनत्व। अभी इसका अणुभार पूछ रहे हैं तो वाष्प घनत्व दिया है 14, अणुभार हो जाएगा 2। यानी आपको याद रखना है किसी भी अणु का या गैस का जो अणुभार होता है वो होता है 2 गुणे वाष्प घनत्व या वाष्प घनत्व का दोगुना। अगर वाष्प घनत्व 14 दिया है तो अणुभार आपका हो जाएगा 28। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तब वह बनता है, कोई भी हो, हीलियम परमाणु हो, सोडियम परमाणु हो, जब इलेक्ट्रॉन खोता है तो वो धनात्मक बन जाता है। क्या बन जाता है? धनात्मक। तो He प्लस, इसका आंसर हो जाएगा सी। देखो एक उदाहरण से और देख लेते हैं। जैसे आपका सोडियम परमाणु है, इलेक्ट्रॉन खो देगा। सोडियम के पास कितने होते हैं? 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। खो दिया तो बन जाता है Na+। Na+ बन जाता है तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो धनात्मक आयन बनेगा और इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। जैसे आपका होता है क्लोरीन 17, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा तो क्लोरीन नेगेटिव हो जाता है 18। यहाँ पे क्या हुआ है? इलेक्ट्रॉन गेन किया है उसने, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो ऋणात्मक आयन बनेगा, और जब इलेक्ट्रॉन खोएगा तो धनात्मक आयन बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु का द्रव्यमान किन मौलिक कणों पर निर्भर करता है? तो परमाणु का द्रव्यमान या परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या होती है उसके परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग उसके द्रव्यमान का निर्धारण करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन व प्रोटॉन। इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो आपको पता होना चाहिए, इमली में आपका टार्ट्रिक अम्ल होता है जो इमली को खट्टापन देता है। दूसरी तरफ आपका ऑक्जेलिक अम्ल किस में होता है? ऑक्जेलिक अम्ल आपके टमाटर में पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लैक्टिक अम्ल आपके दूध में पाया जाता है, सॉरी दही में, जो दूध को दही में बदलने में मदद करता है। तो इस टाइप से आपको याद रखना चाहिए। मेथेनोइक अम्ल कुछ नहीं है, मेथेनोइक अम्ल आपके फार्मिक अम्ल को कहते हैं। मेथेनोइक अम्ल का सूत्र होगा HCOOH। ये आपके चींटी के डंक में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण का pH मान क्या होगा? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए pH पर उदासीन बिंदु होता है 7 पर। अगर आप इस साइड जाते हैं 7 से 8, 9, 10, 14 तक तो यहाँ पर आपकी pH बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर क्षारीयता बढ़ती है, यानी जो वो कोई भी यौगिक या पदार्थ और ज़्यादा क्षारीय होता जाता है। और 7 से इधर जाते हैं 6, 5, 4, 3, 2, 1 तो यहाँ पर pH घट रही है। तो pH घट रही है तो यहाँ पर अम्लीयता बढ़ती जाती है, यानी और ज़्यादा अम्लीय होता जाएगा। जैसे 2 विलयन है, एक की pH है 2 और एक की pH है 4, तो जिसकी pH 2 है वो ज़्यादा अम्लीय होता है। तो इस टाइप से चीज़ें देखी जाती हैं। तो एक क्वेश्चन में कह रहे हैं कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण का विलयन क्या होगा? तो आपको दुर्बल को देखना है। दुर्बल क्षार है, दुर्बल क्षार है यानी उसकी pH क्या होगी? कम होगी। अगर प्रबल क्षार होता तो pH ज़्यादा होती, क्योंकि pH बढ़ने पर क्षारीयता बढ़ती है, लेकिन ये दुर्बल है यानी इसकी pH क्या होगी? 7 से कम होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारी जल एक प्रकार का है, तो भारी जल का सूत्र पता आपको? भारी जल का सूत्र होता है D2O। और भारी जल क्या है? इसको नाभिकीय संयंत्रों में, जहाँ नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है, वहाँ पर मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है। किसको? भारी जल को, जो नाभिकीय अवक्रियाओं को मंद करने में, उन्हें तीव्र नहीं होने में मदद करता है। संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? संचायक मतलब सिंपल फंडा है, सीसा, लेड, पीबी। जो कि आपकी स्टोरेज बैटरी होती हैं उनमें लेड का उपयोग किया जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि लेड स्टोरेज बैटरियों में
किस एसिड या अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो आपके उपयोग किया जाता है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग संचायक बैटरियों में किया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उनमें से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो वे धातुएं जो कि कठोर नहीं होती हैं, मुलायम होती हैं, उनको चाकू से काटा जा सकता है। तो आपकी जो क्षारीय धातुएं हैं जो पहले समूह में आती हैं, लिथियम को छोड़कर आपका सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सभी धातुएं क्या हैं आपकी? ये आपकी चाकू से काटी जा सकती हैं, बहुत ही मुलायम धातुएं होती हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा सोडियम। जो मृदु सिल्वरी धात्विक तत्व गर्म होने पर या प्रकाश में खुला रहने पर सहजता से आयनीकृत हो जाता है, वह क्या है? तो वह है आपका सीजियम। सीजियम क्या है? एक धातु है और बहुत ही विद्युत धनात्मक धातु है। इसकी आयनन ऊर्जा बहुत कम होती है, इजिली आयनाइज्ड हो जाता है। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है? सिंदूर कुछ नहीं है, आपका लेड सल्फाइड को ही सिंदूर कहते हैं। PBS, लेड सल्फाइड इज योर सिंदूर। पोटेशियम नाइट्रेट क्या है? इसको बोलते हैं इंडियन चिली सॉल्ट बिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षारक जो जल में घुलने पर क्या मुक्त होते हैं? तो क्षारक क्या होते हैं? क्षारक वे होते हैं जो जल में घुलने पर क्या करते हैं? जल में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, OH ऋण आयन देते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अब इसको जल में घोलेंगे तो सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोक्साइड आयन देगा। इसी प्रकार मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या देंगे? हाइड्रोक्साइड आयन देंगे, क्योंकि ये सभी क्या हैं? क्षार हैं। दूसरी तरफ जो अम्ल होते हैं, जैसे आपका HCl हो गया या और भी अम्ल हो गया, H2SO4 हो गया या HNO3 हो गया, ये सभी क्या हैं? आपके अम्ल हैं। ये आपके जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि धातुओं को पीटकर पत्थर बनाना आसान है, यानी उनकी चद्दर बनाना आसान है, यह धातु के किस गुणधर्म के कारण कहलाता है? तो धातुओं को पीट पीट कर चद्दर बनाने के गुण को धातुओं के आघात वर्धनीयता का गुण कहते हैं। क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता का गुण कहते हैं। और सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीयता किस धातु में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है आपकी Ag या चांदी में। चांदी की पतली पतली कर्व का उपयोग किया जाता है मिठाइयों में। दूसरी तरफ धातुओं का एक गुण होता है तन्यता। तन्यता धातुओं का वह गुण है जिसमें धातुओं के लंबे लंबे तार बनाए जा सकते हैं, उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, उनका तनाव सबसे ज़्यादा होता है। तो ये गुण सबसे ज़्यादा पाया जाता है आपके कॉपर, एल्यूमिनियम और आपके सोने में। आपको पता है सोने के आभूषण बनाए जाते हैं, रिंग बनाई जाती हैं, पतले पतले छल्ले बनाए जाते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है, कॉपर, Ag, एल्यूमिनियम में तन्यता का गुण पाया जाता है और चांदी में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? तो आवर्त सारणी का निर्माण किया सर्वप्रथम है आवर्त सारणी के जनक या आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी? तो सभी का आंसर होगा आपका मेंडलीव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है? कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप कोबाल्ट 60 का उपयोग ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है। अब ये कह रहा है कि समान ताप और दाब की समान परिस्थितियों के अंतर्गत सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की समान संख्या होती है, यह किसका नियम है? तो यह है आपका एवोगैड्रो का नियम। तो गैसों से संबंधित 3 नियम होते हैं, यहाँ ध्यान से सुनिएगा। गैस समीकरण होता है PV=nRT। क्या होता है? PV=nRT। इसमें से अगर मैंने टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दिया, R आपका कांस्टेंट है ही, गैस नियतांक n मोलों की संख्या भी कांस्टेंट, तो यहाँ से आ जाएगा PV कांस्टेंट या P∝1/V। तो नियत ताप पर P∝1/V ये आपका होता है बॉयल का नियम। और इसमें अगर मैंने दाब कांस्टेंट कर दिया, PV=nRT में अगर मैंने दाब कांस्टेंट कर दिया तो V∝T ये आपका होता है चार्ल्स का नियम। और अगर मैंने आयतन कांस्टेंट कर दिया और P∝T तो नियत आयतन पर होता है आपका गैलुशैक का नियम।
तो याद रखना, नियत ताप पर बॉयल का नियम, नियत आयतन पर गैलुशैक का नियम और नियत दाब पर चार्ल्स का नियम। और जब ये तीनों चीज़ें नियत हो जाती हैं तो उसको कहते हैं एवोगैड्रो का नियम। समान ताप भी, दाब भी, गैसों का समान आयतन भी, सब समान हो गया, ताप दाब आयतन, तो उसको कहते हैं एवोगैड्रो नियम, जो कि वैज्ञानिक एवोगैड्रो ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का उपयोग किया जाता है? तो पेट्रोल से लगने वाली आग को बुझाने के लिए अपन किसी प्रकार के पाउडर या जल का उपयोग नहीं कर सकते, इसके लिए झाग वाले अग्निशामक का उपयोग किया जाता है, जैसे आपका पायरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु यानी जिसकी सबसे ज़्यादा परमाणु क्रमांक हो, जिसकी द्रव्यमान संख्या ज़्यादा हो, सॉरी फ्रेंड्स, तो इसका सबसे आंसर होगा, सही आंसर होगा आपका यूरेनियम। सबसे भारी धातु है यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर कारों के धुएं में कैंसर उत्पन्न करने वाली गैस क्या है? तो मोटर कारों का जब पेट्रोल अच्छे से नहीं जलता है, उनका पूर्ण दहन होता है, तो एक गैस उत्पन्न होती है जिसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। होती तो सभी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, हाइड्रोकार्बन भी निकलते हैं, लेकिन जो कैंसर कॉज कर सकती है, जो सबसे ज़्यादा घातक होती है, वो आपकी होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं? तो न्यूट्रॉन क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होता है आपका द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक। तो जैसे आपका हीलियम, नाइट्रोजन, ट्राइटियम, लिथियम। हीलियम होता है आपका 2He4, तो 4 में से 2 जाएंगे तो इसमें तो 2 न्यूट्रॉन होंगे। हाइड्रोजन होता है आपका 1H1 भी होता है, 1H2 भी होता है, 1H3 भी होता है। ट्राइटियम में भी प्रोटॉन होंगे, लिथियम में भी प्रोटॉन होंगे, लेकिन आपके हाइड्रोजन का जो पहला समस्थानिक है प्रोटियम, इसमें आपके न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते, क्योंकि 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0। ब्रंजक चूर्ण, ये कह रहे हैं ब्रंजक चूर्ण क्या है? विलयन है, यौगिक है, मिश्रण है, तत्व है। आपको पता होना चाहिए तत्व क्या होता है। तत्व होता है समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हुआ शुद्धतम पदार्थ आपका तत्व कहलाता है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, औरम, ये सब क्या है, तत्व हैं, क्योंकि इनमें एक ही प्रकार के परमाणु हैं। मिश्रण, जब तत्वों को एक अनिश्चित अनुपात में मिला दिया जाता है तो मिश्रण बनता है। यौगिक, जब तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो यौगिक बनता है। तो ये आपके सोडियम विरंजक चूर्ण होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, CaOCl2। यहाँ पे कैल्शियम, ऑक्सीजन, क्लोरीन एक निश्चित अनुपात में है, तो यह क्या है, एक यौगिक है। इसी प्रकार जितने भी सूत्र आप याद रखते हैं, CO2, H2O, NaCl, बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, ये सब क्या है, यौगिक हैं ये सब। नींबू के रस की pH क्या होगी? देखो अब नींबू का रस क्या होता है, खट्टा होता है, यानी अम्लीय होता है, यानी pH इसकी क्या होगी, 7 से नीचे होगी। जो अम्लीय होगा, जो खट्टा होगा, वो क्या होगा, अम्ल होगा, और अम्ल है तो उसकी pH क्या होगी, 7 से नीचे होगी, और क्षार है तो 7 से ऊपर होगी। तो यहाँ पे आपको कुछ देखने की जरूरत ही नहीं थी, आंसर हो जाएगा आपका 2.2। नेक्स्ट क्वेश्चन, दहन क्या है? दहन एक रासायनिक अपक्रिया है। 2 प्रकार की अपक्रियाएँ होती हैं, रासायनिक अपक्रियाएँ, भौतिक अपक्रियाएँ। तो रासायनिक अपक्रियाएँ कैसी होती हैं, अनुत्क्रमणीय होती हैं, क्योंकि इसमें एक बार अभिकारक से उत्पाद बन गया तो अपन वापस नहीं आ सकते। जैसे आपका कागज को जला दिया मैंने, तो क्या है, रासायनिक अपक्रिया है। दूसरी तरफ बर्फ को जमाना, वो क्या है, भौतिक प्रक्रिया है, क्योंकि बर्फ से अपन जल बना सकते हैं पुनः। तो दहन क्या है, जैसे कागज को जलाना एक दहन ही है, तो वो क्या है, एक रासायनिक अपक्रिया है। वायुयान निर्माण में कौन सी धातु उपयुक्त होती है? तो वायुयान के निर्माण में कई धातुओं का उपयोग किया जाता है, एल्यूमिनियम का भी किया जाता है, पैलेडियम का भी किया जाता है। यहाँ पे सही आंसर होगा पैलेडियम। तो ये कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इसको याद रखिएगा। पैलेडियम वायुयान के निर्माण में उपयोग किया जाता है। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? सिरका वही जो आपको यूज करते हैं अचारों में, वो कुछ नहीं है, वो आपका यही है, CH3COOH। आपका एसिटिक अम्ल ही है जो सिरका के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एसीटम या एसिटिक एसिड। फास्फोरस का सबसे स्थायी अपर रूप क्या है? तो फास्फोरस के कई अपर रूप पाए जाते हैं, सफ़ेद, काला, लाल, पीला फास्फोरस, जिसमें से सफ़ेद फास्फोरस सबसे ज़्यादा विषैला और सबसे ज़्यादा अपक्रियाशील होता है, और लाल फास्फोरस थोड़ा कम अपक्रियाशील होता है, इसलिए वो क्या होता है, स्थायी होता है। और जो आपके माचिस में
रोगन में, बारूद में लाल फास्फोरस का ही उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लाल फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंसिल बनाने में कार्बन के किस स्वरूप का उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। निम्न में से कौन कार्बनिक यौगिक है? तो कार्बनिक यौगिक कौन होते हैं? वे यौगिक जो जीवित जीवों में पाए जाते हैं या कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। जैसे जल क्या है? H2, इसमें कार्बन नहीं है। सोडियम क्लोराइड NaCl, इसमें भी कार्बन नहीं है। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, इसमें भी कार्बन नहीं है। क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है आपका CHCl3, इसमें कार्बन है। तो वे यौगिक जो कार्बन, हाइड्रोजन या अन्य तत्वों के संयोग से बनते हैं वो कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक परमाणविक गैस है? तो गैसों में कई प्रकार की गैसें होती हैं। एक परमाणविक भी हो सकते हैं, द्विपरमाणविक भी हो सकते हैं, त्रिपरमाणविक भी हो सकते हैं। एक परमाणविक मतलब केवल एक परमाणु होगा, जैसे आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, जो आपकी शून्य समूह या 18वें वर्ग या अक्रिय गैसें हैं वो एक परमाणविक गैसें हैं सभी, क्योंकि वो इतनी क्रियाशील नहीं हैं कि अपक्रिया करके अणु बना लें, इसलिए वो क्या होती हैं? एक परमाणविक होती हैं। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सभी क्या हैं? जीनॉन, जी एक परमाणविक गैसें हैं। दूसरी तरफ आपकी O2 हो गई, यहाँ पे क्या हो गया? ऑक्सीजन के 2 परमाणु हो गए तो ये द्विपरमाणविक गैस हो गई। ठीक है, N2 हो गई, द्विपरमाणविक गैस हो गई। और मैंने और भी गैसें हो सकती हैं, त्रिपरमाणविक भी हो सकती हैं। अणु हैं जो त्रिपरमाणविक भी हो सकता है, जैसे H2O में 3 परमाणु हैं, 2 हाइड्रोजन के, 1 ऑक्सीजन के। CH4 में चतुर्परमाणविक है, लेकिन ये गैस नहीं है, गैस ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से क्या होते हैं? जो माणिक्य और नीलम है वो कुछ नहीं है, वो एल्यूमिनियम के अयस्क हैं, जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉन और अणु परमाणु की ऐसी व्यवस्था होती है वो चमकते हैं। वो कुछ नहीं है, माणिक्य और नीलम आपके एल्यूमिनियम ऑक्साइड हैं। क्या हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड हैं। जस्ता के अयस्क क्या हैं? शनिवार, सोडियम क्लोराइड, बॉक्साइट, जिंक ब्लेंडी। जस्ता का रासायनिक सूत्र होता है Zn, जिंक ब्लेंडी होता है ZnS, यानी ZnS में जिंक पाया जाता है और जिंक ब्लेंडी ही जस्ता का अयस्क है। दूसरी तरफ आपका बॉक्साइट किसका? एल्यूमिनियम का अयस्क है। सिनावार Hg, यानी मरकरी का अयस्क है। और सोडियम क्लोराइड कोई अयस्क नहीं है, लवण है या यौगिक है। ओके, थैंक्स, लव यू ऑल, टेक केयर and keep study. Thank you and subscribe our YouTube channel PCB Star. Thanks.